स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है खाली जगह। विनिमय दर देसी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक। नेक्स्ट है खाली जगह, उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, समान मात्रा। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली जगह सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए, केंद्रीय। पंजाब में कुल खाली जगह संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। ऑप्शन ए, 7। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो ऑप्शन सी, सामंत। आगरा किले का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किसने करवाया था। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में टोटल राज्य हैं, ऑप्शन डी, 29। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और खाली जगह हैं। ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। मैंगीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम जिसका आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, और पैंथरा लियो ये शेर का वैज्ञानिक नाम। इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो क्या प्रतिनिधित्व करता है? जाति संकेत पद। अगला है खाली जगह क्लोरोफिल युक्त सरल थेलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय लवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। तो शैवाल, ऑप्शन सी, शैवाल। एनेलिड और आर्थ्रोपॉड आदि में एक ही पक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे खाली जगह सममिति कहते हैं। ऑप्शन डी, द्विपार्श्व कहते हैं। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खाली जगह होता है, कम होता है। खाली जगह ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। ऑप्शन ए, 3D। केल्विन के खाली जगह मापने की इकाई है, तापमान। ऑप्शन डी, तापमान। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जंग लगना। खाली जगह सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। ऑप्शन बी, समताप मंडल। खाली जगह शब्दों, अंकों, विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह है, स्ट्रिंग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए, विलियम एंथोवेन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है खाली जगह कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वनाइजेशन। उपन्यास, देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, और दूसरा वाला सही हो जाएगी। उपन्यास द ग्रेट
गेट्स बॉय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे की श्रेणी क्या थी? पहली। कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल BIMSTC का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी, पाकिस्तान। देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक राशि रुपए 5,984 से 6 वर्षों में 8,976 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग राशि देख लेते हैं। जो राशि थी कितनी थी पहले, जो लास्ट में क्या हो गई 8,976, और पहले कितनी थी 5,984, ये थी। तो जो टोटल है वो कितनी बढ़कर होगी, तो हम लोग बड़ी राशि से छोटी राशि को घटा लेंगे। 6 में से 4 गया 2, और 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9, और 18 में से 9 गया तो 9, 7 में से 5 गया 2, मतलब जो राशि आई आपकी निकल कर वो आ गई 2,992 रुपये। ये जो राशि है ये बढ़ोतरी हुई है, इतनी राशि मतलब ब्याज देना पड़ा है। तो जो ब्याज है कितने, इसको क्या कहेंगे साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही कितना देना पड़ा है 2,992 रुपये। अब देखिए टाइम हमें पता ही है कितना दिया हुआ है 6 ईयर्स। वार्षिक दर बतानी है, कैपिटल आर बराबर बतानी है, स्मॉल आर बतानी है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, जो कि दिया हुआ है 2,992। तो साधारण ब्याज होता है PRT अपन 100, PRT अपन 100। P मतलब मूलधन कितना है स्टार्टिंग में 5,984, R बताना है हमें, और T की वैल्यू कितनी 6 साल, और बटे में 100 कर देंगे, ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 2,992 इंटू 100, और बटे में 5,984, और इंटू में 6, ये आ गया आपका। अब क्या करते हैं गाइस, हम लोग काट के देख लेते हैं। 2992 और 2992 कितना होता है, तो 20 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा आपका, 2 से ये काटेंगे 50, फिर 50 से 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, और ऊपर आ जाएगा 25। तो R की वैल्यू क्या आ गई 25/3। अब इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 8 से ही 1/2%, सॉरी 8 से ही 1/3%, क्योंकि नीचे क्या है वैल्यू 3। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है गाइस बहुत ही सिंपल सा है। एक व्यापारी ने 2 टेलीविज़न 13,860 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिए। एक टेलीफोन पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। व्यापारी का कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अथवा लॉस। क्या होता है A + B + A × B/100, ये होता है फार्मूला। तो पहले केस में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस में वैल्यू आएगी, और हानि हो रही है अगले केस में तो 10 माइनस में आएगा, और आगे -10 × 10 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कटा, 1 10 से 1 10 कट गया, तो -1%। जब भी माइनस में चिन्ह आए तो मतलब लॉस होगा, तो आपका क्या हो रहा है 1% की हानि हो रही, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, कॉस्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य होता है वो 100 होता है हमेशा, और 100 आपका कॉस्ट प्राइस था, और क्वेश्चन कहता है क्रय मूल्य से 40% अधिक बढ़ाकर, मतलब पहले 100 था 40 बढ़ा दिया, कितना हो गया 140। ये आपका क्या हो गया अंकित मूल्य MRP। उन्हें 15% छूट पर बेच देता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, ये हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो 140 का हम लोग क्या निकाल लें 15%, तो निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से ये काटेंगे, 2 7 14 और 3 7 21, 21 मतलब 21 रुपये की छूट दे दी। अब हम लोग जो छूट निकालने के बाद बचा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा,
मतलब 21% की छूट देकर बेच दिया। तो 140 में 21 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 119। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और बटे में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगा 100 से 100 कटा, 119 से 100 जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 19%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ये हमें पहले दिया है और संख्या बतानी है। कैसे करेंगे? देखिए गाइस, पहली 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3 और 5। इनका गुणनफल हमें बताना है, जो कि दिया हुआ 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इनका गुणनफल पहले कर लेते हैं। 2 3 6, 6 पंजे 30, किसके बराबर आ गया? 30 के बराबर। और क्या कहता है? एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो हम लोग ऑप्शन सी को चुनते हैं पहले, क्योंकि एक धन पूर्णांक 5 हो गया और उसके वर्ग का योगफल किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 30 बराबर 30 आ गया। अगर हम लोग ऑप्शन ए को चुनेंगे तो दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे, ऑप्शन सी को चुनेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल बताना है। तो कर लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे और ऊपर संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0.34 इंटू 0.081 इंटू 4.624 और बटे में क्या है? 1.5625 और मल्टीप्लाई 0.0289, फिर मल्टीप्लाई 72.9, फिर मल्टीप्लाई 64। अब इसका क्या होता है वर्गमूल? 0.34 को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा? 18। 18 नहीं निकलेगा, आपका निकलेगा 1.8। या आप ऐसे कर सकते हैं गाइस, आप जी पॉइंट पॉइंट पहले उड़ा लेते हैं, काट देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट पर कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नीचे 4 पॉइंट पर आपके दशमलव हैं, ऊपर ये 3 पॉइंट है। तो और गाइस, और यहाँ पर 3 पॉइंट पर है, सॉरी यहाँ पर भी 4 पॉइंट पर है। मतलब नीचे 8 पॉइंट ये हो गए और 9 पॉइंट ये हो गया, 9 पॉइंट। ओके, और ऊपर देख लेते हैं 3 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये। मतलब सभी दशमलव हम लोग उड़ा देते हैं। 9 पॉइंट सभी उड़ जाएंगे, उड़ा दिए। अब 324 को बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 18। 81 को बाहर निकालेंगे 9 और 4624 को बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 68 और बटे में 15625 को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 125 और 289 को फिर निकालेंगे 17, 729 को निकालेंगे 27 और 64 को निकालेंगे 8। ये आ गया। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.024। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.024। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक पंसारी एक थैला गेहूं 10% लाभ पर बेचता है और इस पर इसका जो उसका लाभ यदि 180 रुपया हो तो उसने वह गेहूं कितने में खरीदा था? कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 100% या 100% या 100 मान सकते हैं, ये होता है। और क्या कहता है? उसने 10% लाभ पर बेचता है। मतलब 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 180 रुपये। यदि उसका लाभ कितना है? 180 रुपये, जो कि दिया हुआ है 10%। मतलब 10% बराबर है 180 रुपये के, तो 1% बराबर किसका हो जाएगा? 18 रुपये के। तो हमें निकालना कितने में ख़रीदा था। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ से? 18 में 100 का मल्टीप्लाई 1800 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचकर लागत मूल मतलब क्रय मूल मान लो जितने में उसने खरीदा होगा, लागत मूल का 1/8 भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया है, के बराबर लाभ प्राप्त किया है। ये हो गया। तदनुसार उसका लागत मूल कितना होगा? मान लेते हैं लागत मूल्य x है और उसने 1080 रुपये में कोई वस्तु बेच कर 1080 रुपये में बेच कर उसके लागत मूल्य और प्लस
1/8 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया है, मतलब प्लस x/8, क्योंकि लागत मूल में ही तो आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1080 के। तो हमें लागत मूल बताना, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 9x/8 इज इक्वल टू 1080। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आपका आ गया। ठीक है, 9 एकम 9, फिर एक बचा, 9 दूनी 18, 120 आपका आ गया ये। अब x बराबर क्या आ जाएगा? 120 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96, 960 रुपये आपका आंसर आ जाएगा लागत मूल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 2/3 कामा 11/15 तथा 27/45 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2/3 लिख लेते हैं, 11/15 और 27/45, इसका एचसीएफ बताना है। तो इस इन दैट केस जब भी फ्रैक्शन में दिए हुए तो आपको एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अंश का आप मासा निकाल लीजिएगा, अंश मतलब 2, 11, 27 का मासा, और बटे हर वाले का क्या हो जाएगा? 3, 15, 45 का लासा निकाल लीजिएगा। तो 2, 11 और 27 का एचसीएफ क्या होगा? 1 हो जाएगा। और 3, 45 और 15 का लासा क्या होगा? 45। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/45। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक विक्रेता अपने माल का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो देखिए, लागत मूल्य से मतलब लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, जो कि हम लोग मानते हैं हमेशा 100%। और जो एमआरपी आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 30% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 30% अधिक, मतलब कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा 100 में और 30% अधिक और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 130। और तदनुसार वह उस पर 10% की छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, और एमआरपी पर जब डिस्काउंट देगा तभी तो बेचेगा वो, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा? 130 का 10% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 13 रुपये का तो डिस्काउंट उसने दिया है। तो यहाँ से आपका कितना निकल आएगा? 130 में 13 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 117। 117 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो प्रतिशत हमें लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 100, और बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 117 में से 100 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 17%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि x का 20% मतलब x इंटू 20% किसके बराबर है? बाई के 30% के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 20/100 इज इक्वल टू बाई इंटू 30/100। 100 से 100 कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 2x इजकल टू 3/, ये आ गया। तो हमें x रेशियो बाई निकालना है, तो यहाँ से x अपान बाई कितना आ जाएगा? 3/2, या आप कह सकते हैं x रेशियो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3:2। 3:2, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा। अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। तो अशोक अनुपात प्रदीप, इनकी आयु का रेशियो कितना? 4:3। यदि अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हो जाएगी तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इन दैट केस यहाँ पर हम लोग अशोक की आयु को मान लेते हैं 4x और प्रदीप की आयु को मान लेते हैं 3x। और कहते हैं अशोक की आयु 6 वर्ष बाद, मतलब 4x प्लस 6, ये हो जाएगी, कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 26 साल का। तो प्रदीप की आयु बतानी है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, अगर x की वैल्यू हमें पता चल गई तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो 4x इजकल टू 26 माइनस 6, तो 4x इजकल टू क्या आ जाएगा? 20। इसे काटेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अशोक की आयु यहाँ से कितनी निकल आएगी? 4x है, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। और प्रदीप की निकालनी है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 5, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है, दो लड़कियों की आयु का अनुपात कितना है? 5:7। तो जीवन रेशियो G2 मान लेते हैं, इतना है 5:7। तो यहाँ से जीवन की आयु मान लेते हैं 5x और G2 की
मान लेते हैं 7x। ओके, आगे कहता है 8 वर्ष पहले, तो माइनस लगेगा, तो मतलब 5x माइनस 8 बटे में 7x माइनस 8, ये आ जाएगा। उनकी आयु का अनुपात कितना था? 7:13 था। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7/13 के बराबर। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका गाइस। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 का ऊपर, 7 का नीचे। तो इसको करेंगे 13 पच्चे 65x और 13 अट्ठे 104 इज इक्वल टू 7 7 49x माइनस ये आपका आ जाएगा 56, 7 8 56। 65x से आपका 49x जाएगा, कितना बचेगा? 16x। किसके बराबर आ जाएगा? 48 के बराबर। तो 16 से 48 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3। x की वैल्यू 3 आ गई। तो वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु क्या है? 5x और 7x है। तो पहला 5x करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और दूसरी है 7x, मतलब 7 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, मतलब 15 और 21, 15 और 21। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 14 है, उन्हीं में 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो औसत मतलब एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें? हमें देखिए लास्ट की 2 संख्याओं का औसत बताना है। 2 संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए क्या होगा? एवरेज में पदों की संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो शेष 2 संख्याओं का पहले औसत निकाल लेते हैं। 2 संख्याओं का औसत, सॉरी 2 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो वो किसके बराबर होगा? 14 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8, 14 में पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस किससे कर देंगे? 6 में, सॉरी 6 इंटू 16, ये हो जाएगा। तब हम लोगों का 2 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 112 माइनस 96, तो आपका कितना आ जाएगा? 16। अब हम लोग औसत औसत निकाल सकते हैं लास्ट 2 संख्याओं का। तो 16/2 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 200 मीटर लंबी ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर, तो स्पीड आपकी कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड लेती है। तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई को x मान लेते हैं। तो देखिए ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी पुल की लंबाई में, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 200 प्लस x, ये आ जाएगी। तो टाइम कितना है? t बराबर 55 सेकेंड, 55 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। तो चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और लाना है मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, और दूरी कितनी है? 200 प्लस एक्स, और समय कितना है? 55 सेकेंड। ये आ गया, 18 से ये काटेंगे, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स बटे 55। तो 550 बराबर 200 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 550 में 200 घटा देंगे तो आपके कितनी आ जाएगी? 250। कितनी आ जाएगी गाइस? 550 में 200 घटाएंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा 350, 350 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।